महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में आज भी ठीक 2 बजे रात को नींद खुल गई। पिछले 3-4 दिनों से यही क्रम चला आ रहा है। मैं बेहद डरा हुआ हूं क्योंकि इस तरह से रात को नींद खुल जाने से मैं बेहद परेशान होता जा रहा हूं। इंटरनेट पर सर्च करके देखा था, जो जानकारी मिली वो बेहद डराने वाली थी। उसके अनुसार अगर इस तरह रात को नींद खुल रही है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई आत्मा देख रही है। 2 से 4 का समय आत्माओं के लिए बहुत शक्तिशाली समय होता है। इस समय वो अपने शिकार को ढूंढती है, उन्हें नींद से जगाकर एहसास कराती हैं कि वो उनके आसपास ही हैं। मतलब इस वक्त मेरे आसपास भी कोई है। वहां पर एक माचिस की तीली का प्रयोग भी दिया था। अंधेरे कमरे में रात के 2 से 4 के बीच माचिस की तीली जलाकर देखें। अगर तीली सीधी तेज लौ से जल रही है मतलब कोई नहीं, मगर अगर तीली बिना हवा के भी लहराए तो इसका मतलब है सच में तुम्हारे आसपास कोई आत्मा है। और अगर ज्यादा बदकिस्मत रहे तो उस तीली की रोशनी में उसका चेहरा भी तुम्हें दिखाई दे सकता है। मैं पिछले कुछ रातों से ये प्रयोग करना चाहता था मगर अपनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर जब आज रात भी नींद ठीक उसी समय टूटी तो मैंने सोचा प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं बेड से उठकर रसोई की ओर जाने लगा जहां माचिस रखी थी। यहां मैं बता दूं, हमारा घर कुछ ऐसा है कि मेरा कमरा नीचे है, कमरे के बाद बरामदा और बरामदे के बाद किचन है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं जहां मम्मी पापा का कमरा है। मैं अपने परिवार की इकलौती संतान हूं। मैं बेड से निकलकर पहले लाइट का स्विच दबाया, मगर ये क्या, एलईडी तेजी से जलकर फिर बुझी, चली और उसके बाद फिर डीम रोशनी में जलने लगी। ओहो, वोल्टेज डाउन है लगता है। यही सोचकर मैं उस मध्यम रोशनी में ही धीरे से किचन की ओर जाने लगा। किचन पे पहुंचकर जैसे ही मैंने लाइट जलाई, वहां की लाइट भी डीम थी। माचिस हाथ में लेकर मैं अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक चौंक पड़ा। मेरे कमरे की लाइट तो अब तेज जल रही है, मगर तब डीम कैसे जल रही थी? और अब किचन की लाइट? मैं किचन से निकलकर एक बार फिर से कमरे की ओर चल पड़ा और जैसे ही कमरे में पहुंचा, कमरे की लाइट फिर से डीम हो गई। तभी मुझे याद आया कि मैं किचन की लाइट बुझाना तो भूल ही गया हूं। कहीं मम्मी या पापा पानी पीने उठे और किचन की लाइट जलती देखे तो मुझे डांट पड़ेगी कि रात भर में जाग रहा था। यही सोचकर जैसे ही मैं किचन की तरफ मुड़ा, शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अब किचन की लाइट तेज जल रही थी। ये हो क्या रहा है? मैं जिस कमरे में जाता हूं वहां की लाइट डीम हो जाती है, या फिर मेरे पीछे कोई है जो मेरे साथ साथ चलता है और जिस कमरे में वो जाता है उसकी लाइट डीम हो जाती है। तभी मैंने महसूस किया
मेरे गर्दन पर सी ठंडी सांस आवाज। मैं घबरा उठा और दौड़कर जल्दी से बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया। डर के एहसास ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। क्या ये कोई भूत प्रेत की घटना शुरू होगी मेरे साथ? उफ, उस रात के बाद ही क्यों मैं क्यों इन लोगों के साथ उस रात। चलिए शुरू से ही बताता हूं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं हिमाचल के एक शहरी इलाके में रहता हूं। हमारे शहर काफी छोटा है। शहर के आखिरी हिस्से से एक ब्रिज पहाड़ी की ओर जाती है। ब्रिज पार करते ही पहाड़ी शुरू होती है। ब्रिज के नीचे काफी गहराई पर एक नदी बहती है। यहां का वातावरण काफी सुंदर और मनोरम दृश्य है, इसलिए सरकारी तौर पर ब्रिज के आसपास कुछ बेंचेस बना दिए गए हैं। यहां पर लोग सुबह शाम सूर्यास्त सूर्योदय का नजारा देखते और समय बिताते हैं। मैं अपने दोस्त मंडली के साथ यहां बड़ी ही आनंदमय जीवन बिता रहा था। मेरे 3 दोस्त अभिषेक, परम और सरोज। नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, सरोज लड़का ही है। ऐसे कुछ नाम होते हैं ना जिन्हें माता पिता प्यार से अपने बच्चों को तो दे देते हैं, मगर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे सरोज, कमल, किरण। हाँ, स्वभावतः सरोज थोड़ा सा लड़कियों जैसा ही था। हमारे शहर की ब्रिज खत्म होने के बाद जो रास्ता आगे जाता था, उसके दाहिनी तरफ एक बड़ा जंगल था। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही एक बड़ा सा बेहद पुराना घर पड़ता था, लकड़ी का बना हुआ, बेहद सुंदर, मगर उसमें कोई रहता नहीं था। एक जमाने में शायद कोई रहता था, मगर किसका घर था, क्या था, यह किसी को भी नहीं पता। घर के पीछे का हिस्सा काफी हद तक खराब हो गया था घुन वगैरह से, मगर घर के सामने का हिस्सा ठीक ठाक था। मगर उस घर के बारे में काफी बदनामी थी। हाँ, वही जंगल के बीच में होने की वजह से भूत प्रेत, सांप बिच्छू आदि। हम जब क्लास 8th में थे तब एक घटना भी हुई थी। हमारे शहर में एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था जो बहुत ही बिगड़ैल था। शराब, नशा, ड्रग्स उसका जीवन था। यही नहीं, आए दिन लोगों से मारपीट, बुरी तरह से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट वगैरह करता रहता था। एक दिन लापता हो गया। पुलिस ने जब तलाश की तो उस घर से थोड़ी दूरी पर ही जंगल में उसकी बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश मिली। शक के तौर पर पुलिस ने उसी के साथी भूरा को एक्यूज्ड बनाया। भूरा एक गरीब परिवार का लड़का, माता पिता बेहद गरीब, मेहनत मजदूरी करते थे, मगर भूरा स्वभाव से बहुत ही बुरा था। गुंडागर्दी, मारपीट, नशा, यही उसका जीवन था। और उस व्यापारी के बेटे का वो बहुत करीबी दोस्त था। पुलिस ने भूरा की भी तलाश की, मगर वो भी लापता था। पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि शायद दोनों में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई होगी। भूरा ने हत्या करके फरार हो गया। मगर कुछ लोगों का मानना था कि यह हत्या भूरा ने नहीं की है, क्योंकि जिस विभत्स तरीके से हत्या हुई थी कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है। और उस घर की बदनामी और होने लगी। अब रात तो क्या, दिन के समय भी कोई उस घर में जाना नहीं चाहता था। मगर हम चारों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन हम हिम्मत करके उस घर में चले ही गए, मगर कुछ भी तो नहीं था। घर के
शुरू के 2 कमरे काफी अच्छे थे। हम वहीं समय बिताने लगे। शहर की आबादी से दूर यहां हमें कुछ भी करने की मनाही नहीं थी। सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब हमने वहीं शुरू किया था। धीरे धीरे दोपहर, शाम और फिर 10वीं कक्षा तक पहुंचकर हमने तो उस घर में रातें भी बिताई, मगर भूत प्रेत के दर्शन कभी नहीं हुए। अलबत्ता चूहों, कॉकरोचों वगैरह से युद्ध जरूर हुआ, मगर उन्हें पराजित करके हमने वहां से भगा दिया। अब वो हमारी पैतृक संपत्ति थी, हम चारों की ही। अक्सर हम दिन, दोपहर, रात वहीं चले जाते थे और अपने मनमर्जी की पार्टी और ऐश करके लौट आते थे। मैं आज बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। ये किताब मेरी बहुत प्यारी है, कविताओं की किताब। विश्व के बहुत बड़े बड़े कवियों की कविताएं इसमें हैं। मैं कवि तो नहीं हूं, मगर हां, थोड़ी मोड़ी कविता करने का शौक है। ये किताब मैंने कई बार पढ़ी है। जब मैं क्लास 6 में था, तब से ये किताब मैं पढ़ता आ रहा हूं। ये किताब रानू दीदी के पास थी। रानू दीदी मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त की बेटी। बचपन से मैं उन्हीं के साथ काफी घुला मिला था और कविता का यह शौक भी उन्हीं से मिला था। मगर एक दिन रानू दीदी अचानक गायब हो गई। पुलिस ने बहुत तलाश की, मगर वो मिली नहीं। न तो उन्हें मरा हुआ माना गया और ना ही जिंदा। अंकल इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। रानू दीदी की मां बचपन में ही गुजर गई थी। अपनी बेटी से वो बेहद प्यार करते थे, मगर बेटी के इस तरह से गायब हो जाने पर वो जैसे टूट से गए थे। इसके बाद वो मध्य प्रदेश कहीं चले गए थे, जहां उनके रिश्तेदार थे, मगर जाने से पहले मुझे ये किताब दे गए थे, ये कहते हुए ये रानू दीदी का बहुत प्यारी किताब है और मैं उनका बहुत प्यारा भाई था, इसलिए ये किताब मेरे पास ही रहनी चाहिए। तभी अचानक अभिषेक का मैसेज आया, अर्जेंटली ब्रिज पर मिल। मैं दौड़ा दौड़ा ब्रिज पर गया। देखा तो काजल और परम पहले से वहां बैठे हुए थे। सरोज और परम पहले से वहां बैठे हुए थे। मैंने कहा, क्या हुआ, अभिषेक कहाँ है? वही तो यार, हमें बुलाकर वो गायब है। थोड़ी देर में अभिषेक सर झुकाए हुए आया। बड़ी आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी भाई। हम लोग बीच बीच में पार्टियां करते रहते थे और अभिषेक के छत पर एक कमरा बना था जो उसका सेपरेट रूम था। यहां सामान्यतः कोई आता नहीं था, इसलिए ये पार्टियां हम वहीं करते थे। आज भी ऐसी ही एक पार्टी का इंतजाम था। बियर की बोतलें खरीद ली गई थी, शाम को चिकन पकौड़ा खरीदना था और छोटी मोटी पार्टी मनानी थी। अभिषेक उसी की बात कर रहा था। असली में मेरे घर पे कुछ यार मेहमान आने वाले हैं। पहले से पता नहीं था, अचानक मम्मी ने बताया। संख्या में बहुत ज्यादा है, सो मेरे रूम भी शेयर होगा। अब ऐसे में पार्टी कैसी होगी बताओ? अरे तो ये जो सामान खरीद लिए फेंकना पड़ेगा। अबे क्या बात कर रहा है, इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब तुम्हें से किसी के घर में पार्टी गलत सुनकर हम तीनों जैसे चौंक पड़े। नहीं 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 नहीं, हाँ, हमारे घर में नहीं यार, मम्मी पापा को पता चल गया तो। देख, मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, मैं तो खुद अकेला कमरा नहीं पाता हूं। तो अब क्या किया जा सकता था? एक ही उपाय था, वही कचरा फेंकने के लिए पुराना सूपा, मतलब हमारी पेटेंट पार्टी वाली जगह। मगर सरोज चीख पड़ा, ए नहीं 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 नहीं, आज की रात नहीं भाई। देखो देखो, कभी भी जाने से मैंने मना नहीं किया, मगर आज अमावस की रात है। आज भाई भूत प्रेतों का रात होती है। बाकी समय जाओ, चलो वहां रहो, कोई डर नहीं, मगर अमावस की रात को मजाक नहीं। हम लोग हंस पड़े। अबे
क्या अमावस और क्या दूसरे दिन, हम तो इतने समय वहां रहे हैं, हमें कभी कुछ हुआ है? अरे ये भूत ऊत वाली बात सब बेकार है, तू चिंता मत कर, पार्टी हम करेंगे, नहीं तो इतनी सारी बियर बर्बाद हो जाएगी। तय हुआ कि वो रात हम उसी घर में पार्टी मनाएंगे। शाम को मैंने एक बार परम को कॉल किया। कॉल रिसीव करके उसने कहा, हाँ भाई बस ये चिकन पकौड़ा लेने निकले हैं, तो पहुंच, हम आते हैं। मैं उस घर की तरफ चल पड़ा, मगर आधे रास्ते पहुंचकर अचानक मेरा दिमाग ठनका। आज तक हम सब एक साथ यहां आते थे, फिर आज इन्होंने मुझे तू पहुंच हम आते हैं ऐसा क्यों कहा? कहीं उनके प्रैंक दिमाग में कोई खेल तो नहीं चल रहा है? अभिषेक को परम को प्रैंक करने की बहुत ज्यादा आदत थी। अभी पिछले साल होली में ही उन्होंने सरोज को शिकार बनाया था। अभिषेक के घर पर सरोज को बुलाया और आता हूं कहकर परम नीचे ही रह गया। सरोज जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ा, घर के पास के अंधेरे कोने में अभिषेक सफेद रंग की साड़ी पहनकर बैठा था। ऐसा उसे डराया कि वो गौ 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 करता हुआ छत पर ही बेहोश होकर गिर गया था। मैं उस वक्त अपने मामा के यहां गया था। मैं अगर होता तो इस तरह से कुछ करने दे देता, मुझे किसी के साथ इस तरह प्रैंक करना पसंद नहीं, मगर ये दोनों तो बाज आने से रहे। कहीं आज अमावस की रात वाली बात से मेरी बारी तो नहीं? पता चला मुझे अकेले बुलाया और पहले से वहां छुपे बैठे हैं और मुझे डरा रहे हैं। बच्चू, मुझे डराना इतना आसान नहीं है। अब देखो तुम्हारा वार तुम पर कैसे उल्टा मारता हूं। यही सोचकर मैं चल पड़ा, मगर आज थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो होता है ना, कुछ बुरा होने से पहले प्रकृति खुद ब खुद आपको निर्देश देने लगती है। अब आप पर है कि समझो या ना समझो। मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। जब ब्रिज पर पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा था। आज अपना शहर भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। जंगल के पास पहुंचने पर कोहरे की घनी चादर में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नई जगह पर पहुंच गया हूं। हालांकि कई बार मैं यहां आ चुका हूं, मगर ऐसा अनुभव तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि आज तक 2 या 3 लोगों के साथ आया हूं, कभी अकेला नहीं आया हूं। हो सकता है अकेले आने की वजह से ऐसा लग रहा हो। वो होता है ना, अकेले में इंसान का दिमाग नई नई सोच खड़ी करता है। थोड़ा और आगे आने पर अचानक एक मीठे से फूल की खुशबू मेरे नाक में आई, मगर ऐसी खुशबू तो कभी इस जगह पर नहीं आई थी। मैंने मोबाइल निकालकर टॉर्च की रोशनी में आसपास देखा। झाड़ी झुंझाटी के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस तरह के खुशबू वाले फूल हो। फिर मैं आगे बढ़ चला, मगर काफी देर तक चलने के बाद भी तक नहीं पहुंच पाया। इतना समय तो नहीं लगता है, कहीं अंधेरे में मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? मेरी आदतों में से एक आदत है रास्ता भटक जाने की। 2 साल तक अपने सर के घर पढ़ने जाता था। एक दिन अचानक रास्ता भटक गया था। हाँ, उनके घर ही नहीं पहुंच पा रहा था। कहीं आज रात भी वही तो नहीं हो रहा है? मोबाइल टॉर्च ऑन किया, मगर ये क्या, टॉर्च की रोशनी इतनी मध्यम कैसे हो गई? मोबाइल तो फुल चार्ज थी। इसी तरह से चलते चलते अचानक मैं उस घर के पास पहुंचा, मगर आज घर थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। ये घुन खाई हुई पुरानी सीढ़ियां, मैं घर के पिछले हिस्से में आ गया हूं। हम लोग इस तरफ ज्यादा आते नहीं हैं, इस वजह से ये जगह गंदी पड़ी हुई है। झाड़ी झुंझाटियां लताएं सब इधर उधर फैली हैं। मगर आ गया हूं तो आ गया हूं। सामने तरफ तो वो बैठे होंगे मुझे डराने के लिए।
मैं पीछे से अंदर जाता और उनको डराता, बेटा अपने बाप से पंगा लेने चले हो तुम। सोचकर मैं किसी तरह से उन लताओं और झाड़ियों से बचता हुआ घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा सामान्य सा ही बंद था, एक धीरे से धक्के में ही खुल गया, मगर बड़ी सावधानी से मैंने दरवाजा खोला ताकि अंदर बैठे उनको पता न चले। धीरे धीरे घर के अंदर पहुंचा। अब मैं एक कमरे में था। चुपचाप सुनने का प्रयास किया कि आखिर ये लोग हैं कहां, मगर नहीं, घर पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था। क्या वो आए नहीं? नहीं 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 नहीं, ये लोग इतनी आसानी से। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे फर्श पर कोई धीरे धीरे ठकठका रहा है। मैं चौंक पड़ा। कौन हो सकता है? मोबाइल निकालकर इधर उधर देखने का प्रयास किया। अब मोबाइल की रोशनी ठीक ठाक थी और उसी में मुझे दिखा फर्श पर बना हुआ एक दरवाजा सा। शायद बेसमेंट में जाने की सीढ़ियां हों। इस पर एक हत्था भी लगा था जिससे उसे खींचकर खोला जा सकता था, और ठकठकाने की आवाज उसी जगह से आ रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या बोरिंग खेल खेल रहे हैं ये लोग। मैंने एक बार फिर से परम को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर आश्चर्य, मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। आखिर ये हो क्या रहा है? यहां पर हमेशा फुल नेटवर्क रहता है। कई बार हम लोगों ने रात भर यहां बैठकर पबजी खेली और आज नेटवर्क नहीं। थोड़ा देर मोबाइल लेकर इधर उधर घूमा, फिर मोबाइल को रीस्टार्ट भी किया, मगर नेटवर्क नहीं था। अलबत्ता ठकठकाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। अच्छा, तो यहां छुपकर मुझे डराने की कोशिश है। तो रुक बेटा, कहकर मैंने एक जोरदार झटके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वो लकड़ी का हिस्सा काफी भारी था, इसलिए काफी मेहनत के बाद वो खुल गया। नीचे अंधेरा था और नाक में बदबू आई, जैसे कुछ सड़ा है अंदर, कुछ या कोई इंसानी शरीर। कितने सालों से ये दरवाजा बंद था, न जाने कितने चूहे कॉकरोच वगैरह मरे होंगे, उन्हीं की बदबू होगी। मगर इन हीरोज को भी मानना पड़ेगा, हैं? वहां घुसकर बैठे। मैं धीरे धीरे अंदर देखने की कोशिश करने लगा। नहीं, अंदर बहुत अंधेरा है। मैंने मोबाइल टॉर्च की रोशनी अंदर मारी और अगले ही पल जैसे मैं सहम गया। अंदर सफेद कपड़ों में कुछ था, कुछ या कोई था। समझ गया, तो मुझे डराने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। मैंने कहा, कौन है? अंदर से ठंडी आवाज आई। शुभेंदु, कैसा है रे? इतने सालों बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। वाह वाह, क्या एक्टिंग! हाँ, आवाज भी इतनी गजब बना ली। मैंने कहा, कौन? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। तुम यहाँ कर क्या रही हो? इंतजार है, यहाँ से निकलने का इंतजार।
तो मुझे निकालेगा? हाँ बिल्कुल निकाल दूंगा। बाहर तो आ, बहुत तेरी खबर लेता हूँ बेटा। तो पकड़ मेरा हाथ। मैंने मोबाइल जेब में रखकर अपने हाथ उस तरफ बढ़ा दिए। मुझे पता था अभिषेक ही होगा और मेरा हाथ पकड़ेगा तब मैं उसे बताऊंगा। मगर अगले पल जिसने मेरा हाथ पकड़ा वो किसी हद से अभिषेक नहीं हो सकता। उन हाथों का स्पर्श मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूं। उफ, कितने ठंडे थे वो हाथ, किस तरह से मजबूती से मेरे हाथों को पकड़ लिए थे। जब उन हाथों को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा तो देखकर मैं घबरा उठा था। काले जले हुए से सड़ांध भरे वो हाथ, नहीं, वो हाथ अभिषेक के नहीं हो सकते। कोई या कुछ और ही थे वो हाथ। मैं अंदर तक सिहर उठा। मैंने तेजी से वो हाथ छोड़ दिए। अंदर से आवाज आई, शुभेंदु क्या कर रहा है? मगर मैं वहां से दौड़कर बाहर की तरफ चल दिया। दौड़ते दौड़ते पागलों की तरह मैं वहां से बाहर आ गया। अभी थोड़ी ही दूर पर पहुंचा था कि अचानक मैंने देखा मेरे तीनों दोस्त आ रहे हैं। वो मुझे इस तरह घबराकर दौड़ते देखकर बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, चलो यहां से, बस चलो। वो लोग भी मेरे पीछे दौड़कर चले आए। हम सब मेरे घर पर ही पहुंचे। उस रात मेरे घर पर ही हमने रात बिताई। उन लोगों ने कहा वो मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, क्योंकि जब वो भाग कर आ रहे थे तो हमारे पीछे से किसी की हंसी सुनाई दे रही थी। वो रात थी और आज की रात है। मुझे स्पष्ट एहसास हो रहा है कि कोई है। उस रात मैं उस घर से अकेला नहीं आया था, अपने साथ किसी को लेकर आया था जो हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहता है। कौन? अचानक मेरा ध्यान गया उस आवाज पर। वो जिसकी भी आवाज थी वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानती थी। रानी दीदी। मैं अंदर तक सिहर उठा। तो क्या किसी ने रानी दीदी को मारकर उस घर के बेसमेंट में फेंक दिया था? इसी वजह से पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। ओ माय गॉड! पूरी तरह से कांप रहा था। मतलब रानी दीदी उस रात मेरे पीछे, मगर मेरे पीछे क्यों? मैंने क्या किया था? के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी नरक सी बनती जा रही थी। मैं रातों को सो नहीं पाता था, ठीक से खाना नहीं खा रहा था, शरीर दुर्बल होता जा रहा था। उस दिन मेरे तीनों दोस्त मुझसे मिलने आए। ए, क्या हो गया है रे तुझे? ये क्या हाल बना लिया तूने? कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। माँ ने कहा, देखो ना, खाता नहीं पीता नहीं है। कहती हूँ डॉक्टर के पास चल, तो जाता भी नहीं है। क्यों नहीं जा रहा था डॉक्टर के पास? जा। दोस्तों के जोर देने पर मैंने हाँ कह दिया। माँ ने पिताजी को फोन में कह दिया था कि आज वो जल्दी आए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं अपने आप को सामान्य करने की अब कोशिश करने लगा। उठकर नहाया, खाना खाया, ज्यादा नहीं थोड़ा ही। दोपहर को नींद तो आ रही थी मगर मैं सोया नहीं, क्योंकि अगर दोपहर को सो लूंगा तो फिर रात भर नींद नहीं आएगी और रात और भयानक हो जाएगी। खाना खाकर माँ दोपहर को थोड़ा सोती है। मन किया, बहुत दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला, ब्रिज तक टहल के आता हूं। ये समय सही भी है। बाहर निकलने पर मेरा कोई भी दोस्त मुझे नहीं मिलेगा। सरोज और परम के ये सोने का समय है और अभिषेक इस समय वीडियो गेम में मस्त रहता है।
मैं अब उनसे मिलना भी नहीं चाह रहा था। आज मैं जिस परिस्थिति में हूं, उन्हीं की वजह से तो है। ऐसे दोस्तों से तो दूर रहना ही भला। यही सोचते सोचते मैं ब्रिज के पास पहुंच गया। वहां बेंच पर बैठा ही था कि अचानक कानों में आवाज आई, शुभेंदु, मुझे यहाँ से निकाल, मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, निकाल। मैं चौंक उठा, आसपास देखा तो कोई न था मेरे अलावा उस वक्त वहां। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे एक आकर्षण से मैं ब्रिज की तरफ खींचा जा रहा हूं। ब्रिज पर एक जगह एक गाड़ी वाले ने धक्का मारा था। इससे दीवार का काफी हिस्सा टूट गया था और वहां से नीचे झांका जा सकता था। मैं वहीं पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ जैसे उस रात को जिसे भी, या रानी दीदी को जिसे भी देखा था मैंने, वो ब्रिज के ठीक नीचे से मुझे पुकार रही, शुभेंदु, हाथ बढ़ा, मुझे निकाल। मैं उस खुली जगह से नीचे नदी को देखने लगा। नीचे बेहद गहराई पर नदी बह रही थी। अचानक मन किया कूद कर नीचे जाऊं और जो भी नीचे है उसे उठा लाऊं। यही सोचकर मैं उस जगह के और करीब चला गया। तभी मेरे कानों में आवाज आई, ए शुभेंदु, क्या कर रहा है? मुड़कर देखा तो अभिनव दा थे। अभिनव दा हमारे परिचित के बेटे, पिछले कुछ समय से बाहर पढ़ने गए हुए थे। मैं चौंक पड़ा। एक समय ऐसी अफवाह उड़ी थी कि रानी दीदी का इनके साथ अफेयर था, मगर फिर ये शहर पढ़ने चले गए। मैंने कहा, अरे दादा, आप ये क्या हाल बना लिया तूने? शरीर और चेहरे का ये क्या हाल है? क्या कर क्या रहा है तू? खाता पीता नहीं है? और वहां क्या झांक रहा था? गिरेगा तो बचेगा? तू गिरेगा तो बचेगा? अचानक ही मेरे मुंह से आवाज निकल आई, क्या कह रहा है? हाँ, तू गिरेगा तो बचेगा। मैं बोल जरूर रहा था मगर मैं नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे होंठ मेरे हैं मगर शब्द किसी और के। क्या बकवास क्या कर रहा है? अचानक ही जैसे मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। मैं दौड़ कर गया और अचानक ही उन्हें पकड़कर खींचता हुआ पुल के उस हिस्से में ले गया। शुभेंदु, पागल मत बन, देख। और अगले ही पल जाने में ही मेरे हाथों ने उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया। मैंने इधर उधर देखा। किस्मत से इस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। मैं पागलों की तरह बेतहाशा दौड़ता हुआ घर चला गया। उस शाम डॉक्टर को दिखाकर मैं घर लौटा। दवाई का असर था या क्या था पता नहीं, अब काफी अच्छा लग रहा था। रात को आराम से सोया। अगली सुबह मेरे दोस्त आए। उन्होंने बताया कल दोपहर एक भयानक घटना घट गई। अभिनव दा थे, उनको किसी ने पुल से नीचे फेंक दिया है। पुलिस को बड़ी मुश्किल से उनकी लाश मिली है। मगर इस घटना के बाद आश्चर्यजनक रूप से मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी। रातों को दोबारा नींद भी नहीं खुलती थी। आखिर ये सब था क्या? बहुत सोचने के बाद मैं एक खास नतीजे पर पहुंचा। ये नतीजा मुझे एक सपने से भी मिला था। उस रात उस घर से भाग के आने के बाद एक रात मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा था।
और उस सपने के बाद से ही मुझे अपने दोस्तों से चिढ़ होने लगी थी। मैंने सपने में देखा था कि मेरे तीनों दोस्त मुझे पैर और हाथों से पकड़कर झुला रहे हैं और झुलाते झुलाते उन्होंने मुझे घर के बेसमेंट में फेंक दिया। क्या था सपने का मतलब? कहीं ये तो नहीं कि मेरे जीवन में जो मुसीबत आ रही है उसकी वजह मेरे वो दोस्त ही हैं? सच भी तो था। अगर उस रात उन्होंने मुझे अकेले उस घर में न बुलाया होता तो। मगर अब धीरे धीरे सारी बातें साफ हो रही। रानी दीदी का भैया से अफेयर था। भैया शहर के उस व्यापारी के बेटे का करीबी दोस्त था। तो क्या इन तीनों ने मिलकर रानी दीदी और फिर उनको मारकर घर के बेसमेंट में फेंक दिया था? शायद इसी वजह से व्यापारी का वो बेटा क्षत विक्षत हालत में घर के पास मिला। भूरा गायब था। गायब या फिर इस दुनिया से ही गायब। अलबत्ता भैया पढ़ने के नाम से शहर छोड़कर चले गए थे। इतने सालों बाद जब वो दोबारा शहर लौटे तो रानी दीदी को जरूरत थी एक शरीर की जिसकी सहायता से वो अपना बदला ले सके। और उस रात मैं उस घर में पहुंच गया। मतलब मैं जो महसूस कर रहा था कि कोई मेरे पीछे है, वो असल में मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर ही थी और मेरे मार्फत अपना बदला पूरा करने के बाद चली गई। शायद उसके मेरे अंदर होने की वजह से ही मैं इस तरह से कमजोर और बीमार हो गया था और उसके जाते ही अब पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। इधर एक और अजीब खबर मिली। पुलिस की तरफ से खबर आई थी कि जंगल का वो बंगला अचानक ही आग में जलकर खाक हो गया। किसी ने उस घर में आग लगा दी। अब वहां राख के अलावा कुछ भी नहीं।